नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, जब एक बड़ा भाई पहुंचा अपनी बहन के ससुराल तो उसकी हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके। कैसी हो छोटी? शरद ने अनुभा से पूछा तो अनुभा डबडबाई आंखों से शरद को देखकर चुप रह गई। उसे पता था कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो अपने आंखों के आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाएगी और उसके रोने से उसकी सास एकदम चिढ़ जाएगी। इसलिए किसी तरह आंखों के आंसू को आंखों के अंदर ही जब्त करके इतना ही बोल पाई, मैं ठीक हूँ भैया। बोलकर अनुभा ने चाय की ट्रे शरद की तरफ बढ़ा दिया। शरद एक टक अपनी बहन के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसे पता था कि इसकी छोटी ठीक नहीं है, क्योंकि अनुभा इन महीनों में एकदम हड्डियों का ढांचा रह गई थी। शरद को यूं देखता हुआ देखकर अनुभा की सास बोल पड़ी, शरद जी, आप इस तरह से अपनी बहन को क्यों देख रहे हैं? हम सब उसका अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। यह तो आपकी बहन की गलती है कि वह ठीक से खाती पीती नहीं, इसलिए उसका वजन घटता जा रहा है। शरद चुपचाप अनुभा को देख रहा था, जो एकदम हड्डियों का ढांचा लग रही थी। उसे इस तरह से अपनी बहन को देखते हुए देखकर अनुभा की सास सुशीला जी भी हंसकर बोली, आप ज़्यादा मत सोचिए, आपकी बहन को जानबूझकर उदास रहने की आदत है। और इससे पहले कि शरद कुछ कहता, अनुभा की ननद मिली भी तपाक से बोल पड़ी, और नहीं तो क्या, माँ सही तो कह रही हैं, भाभी को बाहर का चटपटा खाने की आदत कुछ ज़्यादा ही है। घर का खाना तो उन्हें रुचता ही नहीं है। ना तो घर का खाना अच्छा लगता है और ना ही बनाना अच्छा लगता है। सारा काम मैं और माँ मिलकर करते हैं, वह तो हमेशा पलंग तोड़ती रहती है। अब शरद क्या कहता? एक पल को शरद के मन में आया कि अभी तुरंत अपनी बहन को लेकर चल दे, अपनी छोटी को इन चंडालियों के चुंगल से निकाल कर ले चले और फिर कभी वापस ना भेजे। सीधा उसे कहे कि चल छोटी, घर चल, अब तुझे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगले ही पल उसे अपनी पत्नी सुमित्रा का चेहरा याद आ गया। एक तो अनुभा को वह पसंद नहीं करती, ऊपर से अगर बिना पूछे उससे अपनी बहन को लेकर जाएगा तो सुमित्रा तो देखते ही कह देगी कि इसे क्यों उठा कर लाए हो। अपनी पत्नी की नाराज़गी का सोचकर उसने अपना फैसला बदल दिया और अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाकर बोला, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और अगर अनुभा से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अपने भैया की बात सुनकर अनुभा ने चौंक कर शरद को देखा। यह क्या कह रहे हैं छोटे भैया? क्या इन्हें दिखाई नहीं देता कि ये लोग मुझ पर कितना अत्याचार कर रहे हैं और भैया इनकी तारीफ कर रहे हैं? या ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या भैया को समझ नहीं आता कि इन्होंने मेरी क्या हालत कर दी है? यह सोचकर अनुभा ने अपने भैया के चेहरे की तरफ देखा तो शरद अपना चेहरा छुपाते हुए उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था और अनुभा निरीह भाव से अपने भैया को जाते हुए देख रही थी। उसे लगा था कि उसकी यह हालत देखकर भैया इन सबको खूब खरी खोटी सुनाएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। पर भैया तो इन अत्याचारियों की तारीफ करके उसे दोबारा इसी नर्क में छोड़कर जा रहे हैं। छलछलाती हुई आंखों से अनुभा अपने भाई को जाते हुए देख रही थी। आंसुओं की वजह से भैया की छवि उसे धुंधली सी दिख रही थी। वह अभी और देर तक खड़ी रहती कि पीछे से सास की कर्कश आवाज आई, कब तक निहारती रहोगी अपने भैया को? अब गया तेरा भैया, अब चलो, घर के काफी काम पड़े हैं, खाना बनाना है कि नहीं? हो गया भरत मिलाप। अब कितनी देर तक तुम अपने भाई को जाते हुए देखती रहोगी? अरे उसे अपनी बहन से इतना ही प्यार था तो वो तुम्हारा भाई तुम्हें अपने साथ ले क्यों नहीं गया? और लेकर भी क्या आया था? बस यह 1 किलो मिठाई का पैकेट। इससे क्या होगा? ना पड़ोस में दे पाएंगे और ना खुद ही ढंग से खा पाएंगे। ऐसा कंजूस मैंने कभी देखा नहीं है। मुझे तो लगता है मैंने अपने बेटे की शादी भिखारियों के यहाँ कर दी है। वही तो माँ, इतने का मिठाई से क्या होगा? सच कह रही हो कि भाभी के भैया तो मिठाई बहुत ही कम लेकर आए हैं। जब मैं ससुराल जाती हूँ तो तुम मुझे कितनी सारी मिठाई देती हो। सच में भाई के भाभी और मायके वाले बहुत कंजूस हैं। अब ननद ने भी अपना मुंह खोल ही दिया। सास की जली कटी सुनकर अनुभा की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे और इधर ननद की बात ने सास के गुस्से पर आग में घी का काम किया। सास अपना माथा पीटते हुए बोली, अरे मैं तो सच में इस लड़की से शादी करके अपने बेटी की जिंदगी बर्बाद कर चुकी हूँ।
हम लोग भी बुरी तरह से ठगा गए। ना ही दहेज दिया उन्होंने और ना ही पैसे ढंग से दिए, और लड़की भी कमज़ोर सी बीमार सी हमारे माथे बांध दी, जो हमेशा बीमार ही रहती है। जब अनुभा से नहीं रहा गया तो उसने दबी जुबान से कह ही दिया, मैं पहले तो बीमार नहीं थी, वह तो इतना काम करते करते ही बीमार पड़ने लगी हूँ। बस बहू, अब ज़्यादा जुबान मत चलाओ। रही सही कसर ससुर के दबंग आवाज़ ने पूरी कर दी। ससुर के इस तरह चिल्लाने से सास को और बल मिला और उन्होंने झिड़क कर अनुभा से कहा, बस अब यहीं खड़ी होकर बकर बकर करती रहोगी या रात में रसोई में खाने का इंतज़ाम भी करोगी? बहुत सारा काम घर में पड़ा हुआ है। तब अनुभा को होश आया कि बचपन से उसे इतना प्यार करने वाले छोटे भैया आज उसे इन सब के बीच में रोता बिलखता हुआ छोड़ गए थे और उसे आगे ज़िंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी है। आज अनुभा चाहती थी कि कम से कम भैया उसे 2 दिन के लिए ही सही पर अपने पास ले जाएं, ताकि उसके ससुराल वालों का मुंह बंद हो जाए। नहीं तो सारे लोग यही बोलते रहते हैं और उसे ताने देते रहते हैं कि अनुभा ज़रूर अपने माता पिता और भाई पर बोझ थी, जो उसकी शादी के बाद कोई उसे ना तो मायके ले जाता है, ना भाई उसे बार बार देखने आते हैं। अनुभा को यह सब सोचकर बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह अपनी तकलीफ किसको बताती? भाइयों से तो वह जिद नहीं कर सकती थी और बाबा बूढ़े हो गए थे। और अम्मा से क्या कहती? अम्मा से जब भी फ़ोन पर बात होती थी तो अम्मा रोने लग जाती थी और किसी तरह उसे रिश्ता निभाने को कहती थी। एक तरफ से अनुभा अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसकी सारी उम्मीद अपने पति पर टिकी रहती थी, लेकिन राकेश भी कहाँ कम था। वैसे तो राकेश शांत रहता, लेकिन अपनी बहन और माँ के उकसाने पर वह भी जानवरों सा सलूक करने लग जाता था। कुल मिलाकर अनुभा कुछ अजीब परिवार में फंस गई थी। अपने पति राकेश से बात करने की कोशिश करती तो वह हर बार यही कहता कि मेरी माँ और बहन कभी गलत नहीं हो सकते। उसने कई बार सोचा कि वह घर छोड़कर कहीं चली जाए और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर कभी ससुराल वापस न आए, पर ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार इस घर में ब्याह कर जो आ गई थी, अब उसे इस घर से मुक्ति कैसे मिल सकती थी? सास तो सास, आज तो ननद भी बहुत कुछ सुना रही है, ऊपर से और आज तो ससुर जी भी गुस्से में लग रहे थे। इसलिए अनुभा ने और कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। इस समय तो उसने किसी तरह अपने आंसू पोंछे और रसोई की तरफ चली ही थी कि पीछे से ननद ने टोका लगाया, भाभी ज़रा खाना जल्दी बनाना, बहुत भूख लग रही है। तुम्हारे मायके से भी कोई इतना खाने वाला सामान नहीं आया कि हम लोग अभी वही खा पी ले। अब आपके भाई ने चक्कर मिठाई दी है, इससे किसका क्या ही होगा। ननद की बात से अनुभा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी कुछ भी कहना सही नहीं था। तभी सास ने भी नहले पर दहला मार ही दिया। सही कह रही हो बेटी, इतनी छटाक भर मिठाई जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। इसके बाद तीनों के समवेत ठहाकों से अनुभा का कलेजा छलनी हो गया। इधर शरद अनुभा को ससुराल में छोड़कर निकल तो गया, लेकिन पूरे रास्ते उसके सामने अनुभा का मासूम चेहरा और उसका हड्डियों का ढांचा बन गया शरीर याद आता रहा। आज से पहले उसने अपने आप को इतना मजबूर कभी नहीं पाया था और वह सोच रहा था कि ऐसा भी क्या जीवन और ऐसा भी क्या पत्नी के गुस्से से डरना कि अपनी छोटी बहन की मदद भी नहीं कर सकता। और सिर्फ सुमित्रा के ईर्ष्या जलन की भावना की वजह से और उसके रौद्र रूप के डर से वह अपनी बहन को ऐसे घर में छोड़ आया था जहां उसका मान सम्मान तो दूर, उन दोनों ने तो उसे इंसान भी नहीं समझा था। पूरे रास्ते शरद को अपनी छुटकी, अपनी अनुभा की बचपन की बातें याद आ रही थी। दोनों बड़े भाई सतीश और सुरेश के बाद शरद का नंबर, और शरद से पूरे 7 साल छोटी थी अनुभा। दोनों बड़े भाई स्कूल में पढ़ते थे और शरद और अनुभा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बचपन से ही दोनों भाई बहनों में बहुत ही लगाव था और शरद अनुभा का फेवरेट भाई था। अपने मन की बात वह अपने छोटे भैया से ही तो किया करती थी। आज शरद को अनुभा के बचपन के कई सारे रूप याद आ रहे थे और उन्हें याद करके वह बहुत भावुक हुआ जा रहा था। कभी याद आती 2 चोटी करके स्कूल जाने वाली अनुभा, ड्राइंग में प्रथम पुरस्कार पाने वाली अनुभा, अपने सुंदर राइटिंग से भैया का होमवर्क कर देने वाली अनुभा, और सबसे ज़्यादा याद आई हर राखी पर अपने दोनों छोटे भैया से इतलाती इतराती हुई लाडली नखरीली गुड़िया अनुभा। और आज वह अपनी उस लाडली बहन को अकेला छोड़ आया था। अब उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि वह कमज़ोर और बीमार सी अनुभा को ससुराल में छोड़कर क्यों आ गया।
ज्यों ज्यों शरद आगे चल रहा था त्यों त्यों उसे अपने इस कदम पर आश्चर्य हो रहा था और अफसोस भी। भला शरद इतना बुज़दिल कब से हो गया कि अपनी छोटी बहन का दर्द वह नहीं देख पाया और निज स्वार्थ में अंधा होकर उसे ऐसे ही छोड़कर आ गया। वह अपने आप को कोस ही रहा था कि तभी बाबूजी का फ़ोन आ गया। शरद यह अच्छी तरह जानता था कि इस वक्त अम्मा और बाबूजी दोनों अनुभा का हाल चाल जानने के लिए बहुत बेचैन होंगे, इसलिए उसने उनका फ़ोन तो उठा लिया, लेकिन आगे उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह अम्मा और बाबूजी को सच सच बताए। अम्मा और बाबूजी उस पर भरोसा करते थे, तभी तो उन्होंने उसे अनुभा का हाल चाल पूछने के लिए भेजा था। और बाबूजी ने अपने दोस्त दिगंबर जी से कहकर उनके अकाउंट में पहले ही 10,000 डलवा दिए थे कि कोई अगर जाकर अनुभा से मिलकर आए तो उसके हाथ में पैसे भी रखाए। उन पैसों के बारे में जानकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया था और वह सुमित्रा ने लड़ झगड़ कर शरद से पैसे निकलवा लिए थे और वह मुश्किल से अनुभा के हाथ में सिर्फ 100 रुपये रख आया था। आज जब शरद सही मायने में अपने कृत्य के बारे में सोचने लगा तो उसे अपने आप में बहुत गलतियां नजर आ रही थी और उसे लग रहा था कि उसने इस बार अनुभा के साथ ठीक नहीं किया। शरद अपने व्यवहार पर अफसोस कर रहा था और जब बाबूजी का फोन आया तो उसने फिर झूठ बोल दिया कि अनुभा ठीक ठाक है। शरद की लड़खड़ाती आवाज़ से बाबूजी तो क्या समझे पता नहीं, लेकिन अम्मा ने शरद की आवाज़ का झूठ पकड़ लिया था। कैसे ना पकड़ती, वह एक माँ जो थी, और एक माँ की आत्मा अपने संतान के दर्द को भी पकड़ लेती है और झूठ को भी। शरद, तू साफ साफ बोल बेटा, छुटकी ठीक तो है ना? तू ठीक से देख आया ना उसे? और उसके हाथ में सबको नज़र बचा कर पकड़ा आया ना पैसे? नहीं तो उसकी सास और ननद कहीं सारे पैसे झटक ना ले। तू बोलता क्यों नहीं रे? अपनी छुटकी ठीक तो है ना? अम्मा की हुड़की सुनकर शरद ने कुछ खींच कर कहा, हाँ अम्मा ठीक है वो, आप लोग उसकी ज़्यादा फिक्र मत करो। बेटा गुस्सा क्यों हो रहे हो? बार बार उसे ससुराल में फ़ोन करना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ, अम्मा ने बड़ी ही बेचारगी से कहा। शरद ने गौर किया कि बोलते बोलते ही अम्मा का गला रूंध गया था, शायद वह रो रही थी और बाबूजी की आवाज़ भी रोई रोई जैसी ही लग रही थी। अब शरद को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ गया। वैसे भी इस वक्त शरद की हालत ऐसी हो रही थी जैसे कि चोर के दाढ़ी में तिनका। शरद ने भी अम्मा की बात सुनकर खींचकर कह दिया, लगता है आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? आप लोग छुटकी को फ़ोन लगाकर पूछ लो कि मैंने उसे पैसे दिए हैं कि नहीं। यह बोलते हुए शरद एक तरह से ज़रा भी डर नहीं रहा था कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए। शरद सोच रहा था, भला अम्मा कैसे पता पाएंगी कि पैसे तो सुमित्रा ने पहले ही उसके हाथ से झटक लिए थे। अम्मा अब तक तो समझ ही चुकी थी कि अब शरद पहले वाला भाई नहीं रहा जो अपनी छोटी बहन पर जान छिड़कता था, और अम्मा सुमित्रा के स्वभाव से भी भली भांति परिचित थी। अगर शरद अपनी बहन के लिए कुछ करना भी चाहता होगा तो सुमित्रा ज़रूर उसको रोक लेती होगी। यही सोचकर आज अम्मा ने किसी तरह अपना सारा दुख अपने मन में पी लिया। यहाँ तक कि बाबूजी को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि एक मजबूर पिता की आंखों में वह आंसू नहीं देख सकती थी। और जो पिता अपनी बेटी को जान से भी ज़्यादा प्यार करता हो, उसे आज एक नौकरानी की तरह देखना उनके लिए बहुत बुरा अनुभव हो सकता था। इसलिए उन्होंने अपने मन का दर्द अपने मन में रख लिया था और फिर वे शरद से विनती की कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो बोलो, मैं तुम्हें भी पैसे भिजवा देती हूँ, और अगली बार जाओगे तो फिर से अनुभा के हाथ पर कुछ पैसे रख देना। तुम कोशिश करना बेटा कि महीने में एक बार तो अपनी बहन से जाकर मिल लो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मैं और बाबूजी जा नहीं सकते, और तुम्हारे दोनों बड़े भाई से कहना तो बेकार ही है। सो तुम ही एक हो जो छुटकी का सहारा हो, वरना तुम्हें यह बात अच्छी तरह पता है कि हमारी छुटकी एक गलत घर में ब्याही गई है, जहाँ लोग दहेज के लालची हैं और गुड़ को नहीं समझते। हमारी छुटकी कितनी गुनी है, उतनी ही गाय के जैसे सीधी भी तो है, इसलिए उसे इतनी मुश्किल आ रही है। नहीं तो अगर वो भी आजकल की लड़कियों की तरह तेज तर्रार होती तो अपने बूढ़े सास ससुर को अकेला छोड़कर अभी अपने पति के साथ अलग होकर रह रही होती। न जाने क्यों आखिरी लाइन सुन करके शरद थोड़ा बिदक सा गया, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था जब अम्मा ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। शरद अच्छी तरह समझ गया कि यह आखिरी वाक्य अम्मा उसके और सुमित्रा के ऊपर तंज कस रही हैं, क्योंकि सुमित्रा ने भी शादी के तुरंत बाद उसका तबादला बेंगलुरु करवा दिया था और बाद में वह सूरत आकर रहने लगा था।
बगल के शहर में बहन रहती थी, लेकिन सुमित्रा उसकी बहन से मिलने के लिए कभी भी उत्सुक नहीं दिखती थी। यहाँ तक कि शरद को भी अनुभा से मिलने के लिए रोकती थी, और तो और उसके माता पिता जो पैसे उसके अकाउंट में डालते, यह कहकर कि अनुभा से मिलने जाओ तो उसके हाथ में पकड़ा देना, वह पैसे भी सुमित्रा अपने लिए निकाल कर रख लेती और शरद को भी ऐसी पट्टी पढ़ाती कि वह भी अपनी बहन का हक मारने से गुरेज नहीं करता था। आज अम्मा ने शरद को जता ही दिया था कि वह उसकी और सुमित्रा की मानसिकता की अच्छी तरह समझ रही हैं। सुमित्रा ही शरद को अनुभा से मिलने के लिए रोकती है, इसलिए शरद यह आरोप सुनकर तिलमिला गया था। आज कहीं ना कहीं शरद को यह महसूस हो रहा था कि वह अपनी बहन के साथ बहुत गलत कर रहा है। एक इंसानियत के नाते भी उसका फर्ज था कि आज अनुभा के हाथ में उसके पूरे पैसे रखना था जिस पर उसका हक था। वो समझ गया कि अनुभवी अम्मा समझ गई हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वैसे भी एक माँ से बच्चे का झूठ कहाँ छुपता है। तो अम्मा ने भी आज शरद की आवाज़ से झूठ पकड़ लिया था, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि गांव से गुजरात तक जाना उनके लिए और आनंद जी के लिए संभव नहीं था। और अब उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं था कि वह और आनंद जी गुजरात जाकर अपनी बेटी को देख आते, और इसलिए वह एक तरह से अपने छोटे बेटे शरद पर निर्भर हो गई थी, क्योंकि अहमदाबाद से सूरत ज़्यादा दूर नहीं था और वह जानती थी कि इस समय दोनों बड़े भाइयों में से कोई भी छुटकी से मिलने जाने से रहा तो ले देकर, और बाबूजी की सारी उम्मीदें शरद पर टिकी हुई थी। इसलिए अम्मा सब कुछ जानते हुए भी चुप रह गई थी। अम्मा को शरद की बातों से अंदेशा तो हो गया था कि उसने छुटकी के हाथों में पैसे नहीं रखे, लेकिन अम्मा और बाबूजी की भी मजबूरी थी कि वह अपनी बेटी के अकाउंट में पैसे नहीं डलवा सकते थे, क्योंकि तब उसके पति व उसके सास ससुर पैसे निकाल लेते और ज़्यादा पैसे भी मांगने लग जाते थे। इसलिए उन्होंने शरद को कहा था कि तुम चुपके से छुटकी के हाथ में पैसे रख कर आना। अब एक मजबूर माँ और पिता क्या कर सकते थे। जब लगातार हारी बीमारी से बुढ़ापे का शरीर जवाब दे जाता है, तब चाहे मन में कितना भी प्यार हो, चाहे कितनी भी भावनाएं हो, वह शरीर के साथ मेल नहीं खाते। माता पिता को अपनी बेटी को देखने नहीं जाने की मजबूरी तो होती ही है, साथ ही किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए तो अम्मा और बाबूजी को भी इसी वजह से शरद पर निर्भर रहना पड़ गया था। बस अपनी बेटी की सलामती की दुआ मांगती हुई अम्मा अपने बेटों के सामने झुक झुक कर बार बार मिन्नत करती थी कि जाकर अपनी बहन से मिलकर आओ। और ताज्जुब की बात यह थी कि जो बहन बचपन में भाइयों की लाडली होती है, वह भाइयों की शादी होने के बाद इतनी आंखों की किरकिरी क्यों बन जाती है। और यहाँ तो शरद की पत्नी कुछ ज़्यादा ही घमंडी थी। उसने तो बिल्कुल ही छुटकी को अपनाने की कोशिश नहीं की थी। ईर्ष्या द्वेष सुमित्रा में कस कस कर भरा हुआ था। ऊंची लंबी और हंसिनी सुंदर थी अनुभा, और गुणों की खान थी। सो उससे या तो कोई प्रेम कर सकता है या ईर्ष्या कर सकता है। गुणों की खान, मितव्ययी, मितभाषी अनुभा किसी का भी दिल जीत लेती थी, और यहीं से उसकी भाभियों का उसके प्रति ईर्ष्या भाव शुरू हो गया था। सबसे छोटी भाभी सुमित्रा को पहले से ही पता था कि शरद अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने शुरू से ही अनुभा को फटकार कर रखा और अपने नज़दीक नहीं आने दिया। और इतना ही नहीं, सुमित्रा से जितना संभव हो सका वह शरद के कान भी भरती रहती थी, ताकि वह छुटकी को प्यार करना कम कर दे और भाई बहनों का लगाव कम हो जाए। कभी कभी दूसरों के बीच में आ जाने से भी भाई बहन का प्यार कम हो जाता है। कदाचित इसी वजह से शरद का प्यार भी अपनी छोटी बहन पर कम होता जा रहा था। वह अपनी पत्नी की नाराज़गी के डर से चुप चुप रहने लगा, पर आज अम्मा की आवाज़ में अपने लिए शक के भाव समझकर शरद की आत्मा उसे धिक्कार रही थी। शरद को आज रह रह कर सुमित्रा पर गुस्सा आ रहा था, जिसने भाई बहन में आज कितनी दूरियां ला दी थी कि वह अपनी बहन के सिर पर प्यार से हाथ भी नहीं फेर सका था। कुछ तो अम्मा की नसीहतें, कुछ अनुभा का कातर चेहरा बार बार शरद की आंखों के सामने आ जा रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वह फूट फूट कर रोए और जाकर अपनी छोटी बहन से माफ़ी मांगे और अम्मा बाबूजी से भी कहे कि उससे गलती हो गई कि उसने अपनी छोटी बहन का दर्द नहीं समझा और उसकी विश्वास पर खरा नहीं उतर पाया। यही सब सोचते हुए शरद ने जब अपने घर में प्रवेश किया तो वहाँ पर उसकी पत्नी सुमित्रा रणचंडी बनी हुई बैठी थी। उसे देखते ही वह उस पर चिल्लाई, तो आ गए भाई राजा, इतनी देर कहाँ लगा दी। हाँ हाँ, अपनी लाडली बहन से मिलने में घर का ख्याल कहाँ रहा होगा। तुम्हें याद तो है ना कि आज हमें मूवी देखने जाना था,
ले देकर एक संडे ही तो मिलता है। तुमने कहा था तुम जल्दी आ जाओगे, फिर हम मूवी देखने चलेंगे, और अब आ रहे हो। अब तो भाग कर जाएंगे तब भी टिकट नहीं मिलेगा। तुम तो एडवांस बुकिंग भी नहीं करते। बस तुम्हें तो अपनी बहन की पड़ी रहती है। इसके अलावा तुम्हें कभी याद भी नहीं रहता है कि तुम्हारी एक बीबी भी है, बच्चा है, और तुम्हारी उनके प्रति भी कोई जिम्मेदारी है। सुमित्रा गुस्से से अनाप शनाप बोले जा रही थी, पर आज शरद को सुमित्रा की कोई बात न तो सुनने का मन कर रहा था और ना ही कोई अच्छी लग रही थी। उल्टा उसे सुमित्रा पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि यह कितनी स्वार्थी है। आज लगभग महीने बर्बाद वह अपनी बीमार बहन को देखने गया था और आज ही इसको इतना कुछ सुनाना था। मूवी तो अभी बहुत दिन तक रहेगी, वह बाद में भी देख सकता है। अचानक शरद को जाने क्या हुआ, शायद उसके सब्र का पैमाना छलक गया था, इसलिए सुमित्रा की बात पर बिना कोई प्रतिक्रिया बताए उसने दृढ़ स्वर में कहा, क्या हुआ अगर तुम आज मूवी नहीं देख पाई? यह मूवी अभी कम से कम थिएटर में बहुत दिन चलने वाली है। अगर ना भी हो तो हम बाद में OTT पर भी देख सकते हैं। तुमने एक बार भी पूछा कि मैं आज क्या देख कर आया हूँ? क्या देख कर आए हो? अपनी लाडली बहन को ही तो देखने गए थे, जी भर कर देख आए हो, और क्या? तुम्हारे दोनों बड़े भाई तो ना कभी उससे मिलने जाते हैं और ना ही कभी हाल चाल पूछते हैं, और तुम्हारे बाबूजी तो बुढ़ापे के टंटे का बहाना करके गांव से खिसकते ही नहीं हैं। ले देकर एक तुम ही तो बचे हो जो कम से कम अनुभव से मिलने ही जाते हो। और जी तो रही है ना तुम्हारी बहन, मरी तो नहीं है ना? इतना सुनते ही शरद के सब्र की इंतहा हो गई और उसका हाथ उठ गया, जो सुमित्रा के गाल पर एक जोरदार चाटा पड़ा। सुमित्रा को शरद से ऐसे किसी चाटे की उम्मीद नहीं थी। उसका सिर घूम गया। उसने शरद पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? मैं आज ही तुम्हें छोड़कर अपने बच्चे को लेकर मायके जा रही हूँ। शरद ने कहा, चली जाओ मायके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने तुम्हारे कहने पर अपने बहन और माता पिता के साथ बहुत गलत किया, पर तुमने जो आरोप बाबूजी पर लगाया है वह सरासर गलत है, क्योंकि अब बाबूजी की उम्र हो गई है और बुढ़ापे का शरीर कहीं यात्रा करने में खुद को असमर्थ पाता है। ऐसे में बेचारे बाबूजी जैसे तैसे अपनी पेंशन के पैसे बचाकर अपनी बेटी को भिजवाने के लिए मुझसे ही मिन्नतें करते हैं, और मैंने अम्मा बाबूजी के भेजे पूरे पैसे तुम्हारे सह में आकर अनुभव तक नहीं पहुंचाए और छोटी के विश्वास को धोखा पहुंचाया है। शरद उबल पड़ा, और मैंने सिर्फ अपनी छोटी बहन के विश्वास को ही नहीं यह धोखा दिया, बल्कि अपने माता पिता को भी धोखा दिया है। तुम तो जानती ही हो कि उसका पति और उसके ससुराल वाले बुरे हैं, लेकिन मैं उनसे अपनी बहन की रक्षा कर सकता हूँ और उसे सम्मान की ज़िंदगी जीने लायक बना सकता हूँ। मैं सबका ख्याल रखता हूँ और रखूँगा, पर याद रखो, मैं तुम्हें कह देता हूँ, मैं तुम्हें प्यार ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं अब से यह कभी नहीं भूलूँगा कि मैं एक बेटा भी हूँ और बहन का भाई भी हूँ, जिसकी आखिरी उम्मीद मैं हूँ, और मैं अब अपनी बहन का भरोसा नहीं तोड़ सकता। तुम भी एक बहन हो। अगर तुम्हारा भाई तुम्हें तकलीफ में देखकर ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? इस बात को मेरी ज़रूर सोचना। आज सुमित्रा अवाक होकर शरद को देख रही थी, और शरद अपने रूम में जाकर सबसे पहला काम यह कर रहा था कि वह अपनी अनुभा को फ़ोन लगा रहा था और छुटकी से प्यार से बात कर रहा था और कह रहा था कि छुटकी, तेरा भाई अगले सप्ताह आ रहा है, सामान बांध लेना, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, तू मायके आएगी और तेरा जब तक मन करे अपने भैया के घर रहेगी। मैं तुम्हारी हर मदद करूँगा, रोना मत मेरी छुटकी, तेरा शरद भैया हमेशा तेरे साथ है। तुझे अपने भैया पर भरोसा है ना? तेरा भैया तेरा भरोसा कभी टूटने नहीं देगा। आज शरद का यह रूप देखकर सुमित्रा को अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था कि उसे भाई बहन में दूरी नहीं पैदा करनी चाहिए थी। खामखा वह अपने पति की नज़रों में भी गिरती जा रही है, पर अब सुमित्रा शरद का साथ देने वाली थी। इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था, क्योंकि अब एक भाई अपनी बहन के लिए खड़ा हो गया था और अपनी बहन को मुसीबत से बचाने के लिए कृत संकल्प था। उसे अब कोई नहीं रोक सकता था। शरद अब अगले सप्ताह अनुभा से मिलने गया। उसने उसकी सास की आंखों में आंखें मिलाकर कहा कि मेरी बहन आपके घर की नौकरानी नहीं है जो आप उसके साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव करें। वह आपकी बहू है, काम करना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ में आप लोगों की जिम्मेदारी भी उसका ध्यान रखना है, उसका सम्मान करना है। मैं अपने बहन को लेकर जा रहा हूँ। जब आपको यह लगे कि आपके घर में नौकरानी की नहीं बल्कि एक बहू की ज़रूरत हो, तो आप उसे सम्मान सहित लेने आ जाइएगा।
अभी उसका भाई जिंदा है और वह अपनी बहन के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। और फिर अनुभा के पति राकेश को भी कड़े शब्दों में समझाया कि उसे अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है कि उसके माता पिता अगर उसकी पत्नी के साथ खराब व्यवहार कर रहे हैं तो वह भी उनका साथ दे, बल्कि अपनी पत्नी को मान सम्मान देना एक पति की जिम्मेदारी होती है। फिर वह अनुभा को अपने साथ लेकर चला आया था। अब अनुभा खुश थी और सबसे ज़्यादा खुश थे अम्मा और बाबूजी। धीरे धीरे अनुभा अपना हक मांगना सीख रही थी और अब जिंदगी की खुशियां बाहें फैलाए उसका इंतज़ार कर रही थी। उसकी इस लड़ाई में अब उसके शरद भैया ही नहीं बल्कि उसकी भाभी भी साथ थी, क्योंकि छुटकी का शरद भैया फिर से अपनी छुटकी का विश्वास जीत गया था और इस बार उसका विश्वास कभी कम नहीं होने वाला था। अनुभा के ससुराल वालों को लग रहा था कि उसके साथ कुछ भी हो लेकिन उसे कोई खोजने वाला नहीं है। जब उसके भाई ने आवाज़ उठाई तो उनकी भी अक्ल ठिकाने लग गई। शरद ने यह धमकी भी दी थी कि अगर वह लोग नहीं सुधरे तो वह पुलिस में कंप्लेन करके अपनी बहन को तलाक दिलवा देगा। अनुभा के ससुराल वाले उससे माफ़ी मांगकर और शरद को विश्वास दिलाकर अनुभा को अपने घर ले जाने की विनती करने लगे। शरद ने कहा, मैं अनुभा को आप लोगों के साथ भेजूंगा, लेकिन आप यह बिल्कुल मत भूलिएगा कि इस बार अनुभा यहाँ से अकेली नहीं जाएगी। उसके सर पर उसके बड़े भाई का हाथ जाएगा जो हर हाल में उसकी रक्षा करेगा और आप लोगों को सलाखों के पीछे पहुँचाएगा। राकेश ने कहा, भैया इसकी नौबत नहीं आएगी। इतने दिन अनुभा के नहीं रहने पर घर वालों को भी उसकी अहमियत का एहसास हो गया है और मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। शरद भैया, अब मैं अनुभा के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दूंगा। मेरे घर में उसे मान सम्मान और पूरा प्यार मिलेगा। अनुभा आज खुशी खुशी अपने ससुराल जा रही थी। एक भाई के कड़े कदम ने अपने बहन की गृहस्थी उजड़ने से बचा लिया था और उसके ससुराल में उसका सम्मान वापस दिलवा दिया था। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।